ज़रा हटके में खुशामदीद। शाज़िब गिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वसतुल्लाह ख़ान और जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़रार खोड़ो। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज 1.5 दिन की ताख़ीर रही। बहुत सवालात उस पर उठ रहे हैं। पिछले 1 घंटे के दौरान इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी किए हैं जो काफ़ी हैरान कुन हैं। उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है और जमात इस्लामी दूसरे, PTI तीसरे नंबर पर। इस कई सारे इस पे सवालात उठ रहे हैं। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। नादिया नकी हमें ज्वाइन करेंगी और इसके ज़िक्र होगा साबिक आर्मी चीफ़ के मुबैना असासों और उनके टैक्स रिकॉर्ड का कि जिसका नज़ला अब बज़ाहिर एक सहाफ़ी पर गिर रहा है। लेकिन पहले प्रोग्राम में पेशावर से एक अफसोसनाक खबर जो आज आई ये है कि वो जो कहते हैं ना कि जब एक बड़ा आदमी मरता है तो गोया एक पूरी लाइब्रेरी और पूरा दौर भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। लतीफ़ आफरीदी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर, आज ये हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट बार की इमारत में वो मौजूद थे और उन्हें अचानक एक नौजवान आया और उसने गोली मार के हलाक कर दिया। हमलावर को गिरफ़्तार कर लिया गया। वो जो कातिल है उसका नाम अदनान आफरीदी बताया जा रहा है। लतीफ़ आफरीदी साहब से उनकी रिश्तेदारी भी है। पहली नज़र में ये ज़ाती रंजिश का केस लगता है, लेकिन तफ्तीश के बाद ही असल हकीकत सामने आएगी। लेकिन इससे एक सवाल ये उठता है कि मजमूई तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, बिलखुसूस पेशावर में और स्पेशली अदालत के अहाते में और अदालत के अहाते में भी बार रूम में सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। कोई भी आदमी किसी को भी गोली मार सकता है। इससे पहले दौरान समात कोर्ट में एक लड़के ने एक मुलजिम को, जिस पे के तौहीन मज़हब का मुबैना इल्ज़ाम था, गोली मार के जूरी और जज के सामने मार दिया था। तो ये सूरत हाल जूं की तूं है, बल्कि अब बढ़ गई है। लतीफ़ आफरीदी का आज जो ज़िक्र हम करेंगे तो उसमें ज़ाहिर है कि एक वो बड़ी सियासी और क़ानूनी शख्सियत थे। 54 साल वकालत की उम्र, 54 साल का मतलब है निस्फ सदी से भी ज़ायद, और वकला सियासत में भी हमेशा पेश रहे। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक रहे। वो एक बेचैन रूह थे, दबंग थे। उनकी दबंगियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो तालिब इल्म रहनुमा के तौर पे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की इंतखाबी हिमायत की और यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए। उन्होंने कहा ठीक है जी। ज़िया दौर में वो बतौर सियासी कारकुन 5 बार जेल गए। 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज की और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नज़रबंद कर दिया। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने एक मुजाहरा हुआ, उसमें आफरीदी साहब भी शरीक थे। एक बख्तरबंद गाड़ी उनकी टांग पे चढ़ गई और वो फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद फिर वो लाठी टेक के अदालतों में पेश होते रहे, घर नहीं बैठे। जूनियर वकील जिनसे भी बात करें सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं कि जो ये आपको बताएंगे कि ये शजरे सायादार थे। ये जूनियर वकीलों को इस बात पे डांटते थे कि तुमने कपड़े जो हैं आज कैसे पहने हुए हैं। एक वकील को जेब नहीं देता कि अच्छे कपड़े पहने, इसलिए कि प्रेजेंटेशन है, अदालत में है। किताबें क्यों नहीं पढ़ते हो, लीगल केस की स्टडी सीरियसली क्यों नहीं करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सब वहाँ पे जो लॉयर्स हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, उसमें एक बाकायदा एक पूरी नस्ल जो है वो, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सैकड़ों ऐसे होंगे कि जो आपको बताएंगे कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लतीफ़ आफरीदी ने उन्हें मुतासिर किया लीगली। अच्छा, उनकी एक और वजह शोहरत भी थी, मुफ्त केसेस लेते थे। क्या सियासी कारकुन, क्या मजदूर, क्या आम शहरी जो भी आ गया उसने कहा सर पैसे नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोई तालिब इल्म आ जाता है जी फीस देने के पैसे नहीं हैं, तो अच्छा वकालत ज़ाहिर है चलती भी थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के उन चंद वकीलों में से थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ्री केसेस लड़े होंगे। PTM के ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं कोई नहीं लेता था, ये कहते थे मैं लूँगा। बेशतर मुकदमे उन्होंने कैरी किए। मिसिंग पर्सन्स के फ़ौज के हिरासती मराकज़ के जो मुकदमात थे, जो भी था
वो इधर आ जाता था। अच्छा, चूंकि उनका अपना जो ताल्लुक है वो भी कबायली इलाके से था, तो वहाँ पे जो पूरा ये FCR का कानून है, उसके जो मामला हैं उसमें बड़ी कमांड रखते थे। और 79 में वो बजंजो साहब की नेशनल पार्टी में शामिल हुए, फिर वो जम हो गई अवामी नेशनल पार्टी में, तो फिर अवामी नेशनल पार्टी में रहे और आखिर तक फाल रहे। ANP के सीनियर रहनुमा हैं हमारे साथ जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब, बड़ा लंबा साथ रहा आपका, कुछ तो मैंने उन्हें के बारे में बता दिया, कुछ आप अपने ज़ाती तजर्बात बताइए। खान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और आपने जिस तरीके से उसकी ज़िंदगी पे रोशनी डाली, शायद मैं उस तरह तो न डाल सकूं, लेकिन चूंकि एक साथी के नाते हम करीब रहे हैं, तो जो जो चीज़ें मेरे सामने है मैं उस पर ज़रूर कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आपने की वो यही कि कब पाकिस्तान में शख्सियात मरते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात पे होते जिससे पूरी लाइब्रेरी या पूरा हिस्ट्री या एक दौर दफन हो जाता है। तो लतीफ़ लाला के साथ जो कुछ आज हुआ वो उसी तरीके का हाल है, क्योंकि जिस तरीके से वो शाहजेब ने भी ये बात की है कि वो खुद कबायली था, लेकिन वो कबायली काली कानून के खिलाफ वो जदोजहद करते रहे और उसने कभी भी इस पे कंप्रोमाइज नहीं किया कि वो पीछे हटे। दहशतगर्दी के खिलाफ वो बिल्कुल खुल के लड़ते रहे, ये डर और खौफ कभी महसूस नहीं किया। आप देखिए, 2 बार तो पेशावर हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेसिडेंट रहा। जिस तरीके से आपने बात की है, ये हकीकत है कि कोई बंदा उसके पास जाता था और वो कहता मेरे पास फीस नहीं है, तो कभी भी उससे फीस नहीं मांगा है। और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उसके शागिर्द अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारों को मैं जानता हूं, तो वो उसके शागिर्द है। तो ये एक ऐसी हिस्ट्री है कि जिसको आप दबताने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इसके एक मौसर आवाज थी। वो मौसर आवाज ह्यूमन राइट्स के हवाले से थी, वो जमहूरियत के हवाले से थी, वो अदलिया की आज़ादी के हवाले से, वो कला की आज़ादी के हवाले से थी। तो वो एक मुहस्सर आवाज़ थी। अच्छा, वो कौमी असम्बली में भी ज़ाहिर रहे और वहाँ उन्होंने खासा भरपूर हिस्सा लिए। बतौर पार्लिमानी सियासतदान के आप उन्हें कैसे देखते हैं, किस तरह के थे? मैंने जिस तरीके से बात की कि उसमें कोई कमी का रुझान नहीं है कि मैं बता दूं। वो जिस फील्ड में गया है, जिस फील्ड में उसने बात की है, चाहे वो देखे, एक तो नेशनल असेंबली में आया, मेंबर रहा, उसमें वहां पे तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी रहा और जहां पे वो किसी भी पॉलिसी पे इख्तिलाफ रखता है तो खुल के करता था, वो किसी का लिहाज नहीं करता था, क्योंकि हम तो इकट्ठे रहे, साथ रहे, हमारे थिंक टैंक भी था, थिंक टैंक में भी बात करते रहे, तो उसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया 2-3 चीजों पे, ह्यूमन राइट्स पे और कबाइल की जो ब्लैक लॉ थे उस पे या अदलिया की आज़ादी पे उसने कभी कंप्रोमाइज या अपने आवाज को कभी दबने नहीं दिया। और वो हर डिक्टेटर के खिलाफ, अगर आप देखें, आपने तो खुद बात की। जी जाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल जैसे आप कह रहे थे कि पूरी उनकी जो जिंदगी है वो एक मिसाल है और कहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो आज़ादी पे हो, चाहे वो जमहूरियत पे हो, दहशतगर्दी के खिलाफ हो। आपने अभी पूरी लंबी लिस्ट बता दी है। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ और लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि जब आप इस किस्म की पोजीशन में होते हैं तो किस किस्म के प्रेशर आप पर डाले जाते हैं और किस किस्म के प्रेशर लतीफ साहब पे डाले गए थे और किस तरह उन्होंने इनको रेजिस्ट किया था? अगर आप हमें 1-2 मिसालें बता सकें। देखिए जी, जितना भी अगर आप कहें, भुट्टो साहब के दौर में भी जेल में गया, ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी जेल में गया, अभी परवेज मुशर्रफ के दौर में भी जेल में गया, तो उसने कभी इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि उसकी आवाज कभी रुकी नहीं, उसने हमेशा। और ये जो आज बात की जा रही है कि जी उसकी जाती दुश्मनी, देखे वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक बंदा था, उससे ये तो नहीं की जा सकती कि उसने किसी के मारने में कोई शेयर किया होगा या कोई मशावरत की होगी। एक खानदान, इस खानदान में एक ये कबायली खानदान है, तो ये एक दुश्मनी का रिवाज चलता आ रहा था। लेकिन उसमें मेरे जहां तक मुझे इल्म है, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि उस सब बातों में
इस किसी भी साजिश में, किसी भी इस खानदान की किसी और शख्स के मर्डर में इसका कोई साजिश नहीं होगा, बल्कि ये हमेशा के लिए सबको कहते थे कि बातचीत के जरिए मसाइल हल करो, लड़ाई झगड़े से नहीं होती है। तो मुझे हैरत है कि इसको जो आज कत्ल किया गया, जो शहीद किया गया, सबसे तो बड़ी बात यही है कि हमारे यानी हाई कोर्ट जहां से इंसाफ के दरवाजे, इंसान गरीब बंदा, मेरे जैसे बंदा जाके इंसाफ मांगता है, उसके अंदर बाथरूम में एक ऐसा वकील बैठ के और उसको जाके शहीद किया जाता है। मुझे ये बता दे कि हमारी जो रियासत है वो कहाँ खड़ी है, उसका क्या है कि एक अदालत में भी कोई बंदा और एक वकील, और देखिए ये एक ऐसी आसान सी बात नहीं है, ये कोई रेकी भी की होगी, किसी ने उसको बताया भी होगा कि इस वक्त, क्योंकि हर वक्त तो बारूम में तो नहीं बैठता है ना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हकीकत से कि बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे जितने भी मर्डर हुए, देखिए 2 खवातीन इस्लामाबाद में कत्ल हो गए, आज तक कुछ अरसा तो वो मीडिया पे चला, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कि वो केस का क्या बना, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। यहाँ पे हमारी जुडिशरी सही फैसले करते नहीं है। जाहिद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात तो जो शख्स दूसरों के लिए इंसाफ के लिए लड़ता रहा उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। और कोई भी कहीं भी हो महफूज नहीं है। मैं एक चीज का इजाफा करना चाह रहा हूँ, अगर वक्त में इजाजत दें। इफ्तिखार फिरदौस जो है हमारे दोस्त और हमारे जो कॉलीग भी हैं सहाफी, वो ट्वीट कर रहे थे लतीफ साहब के बारे में, और कहते थे कि उनको क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था ना, किताबें खरीदने का बहुत शौक था, तो वो और इफ्तिखार फिरदौस क्या करते थे कि वो बांट तकसीम कर लेते थे कि जी तुमने जाके इस बुक स्टोर से इतनी किताबें खरीदनी है, मैं जाके दूसरे बुक स्टोर से ये किताबें खरीदूंगा ताकि इनका कारोबार चलता रहे, कहीं ये किताब दुकानें बंद ना हो जाए। तो ये भी एक पहलू है। बिल्कुल। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक। जब वापस आएंगे तो कराची के बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज आए हैं हैरान कुन, थोड़ी उस पर बात करेंगे। खुदा करके कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आए हैं कुछ देर पहले। उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास 93, जमात इस्लामी के पास 86 और PTI के पास 40 सीटें हैं अब तक। तो ये बहुत ही गैर मामूली नताइज हैं कि पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर आई है। जमात इस्लामी को तवक्को थी कि वो आगे होंगे, PTI को तो खैर काफ़ी जो है मायूसी हुई है, लेकिन नताइज का देर से आना, उस पर सवालात उठ रहे हैं। और ये जो नताइज आए हैं ये हमें क्या बताते हैं शहर के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी डॉन न्यूज़ की को-होस्ट नकी। नादिया, आपने इलेक्शंस को ऑब्ज़र्व भी किया, देखा भी, कितना लो टर्नआउट था, और जो डिले हुई है उसके बाद ये नताइज आना, आपकी समझ क्या कह रही है, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच शाजिब। देखिए, कराची के इलेक्शंस हमेशा ही यूनिक होते हैं, और ये बात मेरी समझ से बाहर है कि इलेक्शन के नताइज हमेशा कराची में ही क्यों इतने लेट आते हैं। आप हैदराबाद देख लीजिए, वहां के नताइज आ गए। मैं मानती हूँ कि जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं इसमें कई फॉर्म्स फिल करने होते हैं, बहुत सारे मराहल से गुजर कर, और ये पूरे जो कंसोलिडेट किए जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम 2023 में इस वक्त हैं, ये 2015 की इलेक्शन नहीं है, उससे कबल वाले नहीं है। अब तक इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? मैं तो ये सोचती हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर वक्त से बल्दियाती इंतखाबात करा लेता, यानी जो कराची में ओरिजिनली होने थे और उसके बाद बारिश के पेश नज़र पहली मरतबा डिले हुए, फिर दूसरी मरतबा सैलाब, और फिर तीसरी दफ़ा, और फिर ये चौथी बार हो गए, तो क्या इनकी तैयारी थी? मतलब हमें देखने में आ रहा है कि वहां पर गिनती उनको समझ में नहीं आ रही, वो तराजू को तीर गिर रहे हैं, तीर को तराजू गिन रहे हैं। इसके अलावा वो जिस तरह से गाड़ियां भी पूरी नहीं थी अमले के पास कि वो जा सकें, एक जगह जाते, फिर उसके बाद फिर वहां से दूसरे अमले को पकड़ना, एक ही गाड़ी है। हैविंग सेड दैट, इतना लंबा वक्त लगाना ये शकूक व शुबात पैदा करता है। हमारे पास इस किस्म के कोई शवाहिद ठोस मौजूद नहीं है कि किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई हो, कोई रद्दोबदल किया गया हो, कोई धांधली की गई हो इन रिजल्ट्स में। लेकिन इलेक्शन कमीशन को हैज टू कम आउट। देखिए, एक वाहिद काम है इनका, फ्री फेयर इलेक्शन। इसमें फास्ट भी प्लीज डाल लीजिए, ताकि जब एक मरतबा आप पोलिंग का अमल खत्म कर दें, जो कि शाम 5 बजे हमेशा होता है, चले कुछ हलकों में या कुछ पोलिंग स्टेशन पे 6 बजे तक भी चला, जो कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बताया। लेकिन फिर एक टाइमलाइन बता दें कि देखिए हमें 48 घंटे लगेंगे
क्योंकि हमें डिफरेंट वार्ड्स के बाद फिर हमने यूसीज एंड ऑल ऑफ दैट इसको कंसोलिडेट करना है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो फिल होंगे। तो नादिया लेकिन ये आपकी कहते हैं 2 घंटे में आ रहे हैं, 3 घंटे में आ रहे हैं, ये इसमें गलत है। देखें एमक्यूएम ने तो बॉयकॉट कर लिया, ठीक है ना, वो इस लिहाज से खुश भी हो रहे हैं कि जी देखें हमने बॉयकॉट किया इसलिए वोटर टर्नआउट कम था। लेकिन अब जो 3 प्लेयर बचे हैं मैदान में, उसमें क्या नज़र आ रहा है कि जमात इस्लामी और पीटीआई अगर मिल जाएं तो मेयर उनका बन सकता है, इसके कितने इम्कानात हैं? बहुत इम्कानात है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड एक तो जमात इस्लामी को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर चुकी है और कहती है कि हम जमात से जरूर बात करेंगे। जमात इस्लामी इस पे अग्री करती है कि नहीं, कहीं वो ये तो नहीं कहेगी कि जी हमें मेयर बना दीजिए और आप अपना डेप्यूटी मेयर रख लीजिए, या क्या हाफिज नईमुर रहमान डेप्यूटी मेयर बनने को तैयार होंगे? ये वो सारे सवालात हैं या वो मराइल हैं जो पीपल्स पार्टी ने तय करनी है। अच्छा, ये भी हो सकता है पीटीआई से तो वो कह चुके हैं पीपल्स पार्टी के वो बात नहीं करेंगे, सईद खानी ये कह चुके हैं। लेकिन क्या जमात जो है वो बकिया जमातों से बात करके, क्योंकि देखिए पीटीआई ने 40 स्कोर की हैं, पीएमएलएन के साथ है, इसी तरह जेयूआई की 3 सीट्स हैं, टीएलपी की हैं, अगर इन सबको मिलाकर क्या वो समझती है बनाया जा सकता है? फिर एक और चीज भी है कि मेयर के इलेक्शन के लिए सईद खानी साहब ये कह चुके हैं कि कानून में रद्दोबदल किया जा सकता है, यानी वो जो मेंबर ऑफ द काउंसिल नहीं है वो भी मेयर कैसे बनेंगे, इसके लिए जाहिर कानून साजी करनी होगी। और इस कानून साजी के लिए सिंध गवर्नमेंट तैयार है अगर वो मुर्तजा वहाब साहब को मेयर कराची के तौर पर देखना चाहती है, क्योंकि वो काउंसिल से इलेक्ट नहीं हुए हैं। सो ये वो सारे मराहल हैं जो अब सामने आएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ नादिया कि अगर मैं सोशल मीडिया पे यकीन कर लूँ तो मेरा अंदाज़ा ये था कि पीटीआई तो बकिए उधेड़ देगी इस इंतखाब में और वो छा छू जाएगी। उसके बाद मेरी कैलकुलेशन थी कि जमात इस्लामी आ जाएगी और फिर मेरी कैलकुलेशन थी पीपीपी आ जाएगी। जो जो मेरी तरतीबवार कैलकुलेशन थी वो सारी उलट गई। तो सोशल मीडिया पे बेस्ड तो ये सिर्फ मेरी कैलकुलेशन थी या और भी कुछ लोगों की थी? इमरान इस्माइल साहब के थी, सही कह रहे हैं जरार। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि हमारी एक हवा चल पड़ी है। लेकिन देखिए कराची में उनका मैंडेट कितना है ये एक सवाल है। कितना मैंडेट है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। 2018 में जो मैंडेट उनको मिला वो सबके सामने है कि किस तरह से किन सहारों से दिया गया। लेकिन उसके बाद खुर्रम शेर जमान साहब का यूसी का इलेक्शन हार जाना ये कितना बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। फिर लेकिन इसमें बड़े अवामिल हैं मैं समझती हूँ। देखिए ट्विटर पर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि पीटीआई मकबूल है, डिजिटल मीडिया पर मकबूल है, लेकिन किस तरह से इसको वोट में ट्रांसलेट करना है ये बहुत बड़ा काम होता है, इसकी एक साइंस होती है। क्या कराची पर कंसंट्रेट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खुसूसन बल्दियाती इंतखाबात पर? क्या सिंध की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद इन ग्रुपिंग्स मौजूद नहीं है? क्या वो लॉक्ड थे कि उनका मेयर नॉमिनी कौन होगा, या इसमें भी एक रस्साकशी थी? फिर किस हद तक इन्होंने कैंपेनिंग की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उनके जो लीडर हैं यानी इमरान खान साहब, उन्होंने कितनी दिलचस्पी ली है बल्दियाती इंतखाबात में कराची के? मैं नहीं समझती उन्होंने ली। इससे अगर आप कंपेयर करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया, जैसे ही बल्दियाती इंतखाबात के लिए फाइनल डिसीजन हो गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा वो कराएगी, उनके चेयरमैन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आके बीपर्स देने लगे। जी जी तो आप देख सकते हैं। नादिया आपके पास हम वापस आते हैं, हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, हम गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है कराची के बल्दियाती नताइज के बारे में नादिया नकी से। नादिया, ये जो जिस तरह इलेक्शन 13 तारीख तक पता ही नहीं था किसी को कि होने वाले हैं या नहीं होने वाले, और फिर अचानक से 15 को हो गए, तो जाहिर है कि वोटर भी उतना ही परेशान या हैरान था जितने बाकी सियासी पार्टियां थीं। तो उस तनाजुर में मुझे तो लगता है कि लगभग जो 24-25% टर्नओवर है वो भी मुझे तो बहुत ही गनीमत लग रहा है। एक तो आप इस पे अपना टेक दीजिएगा। दूसरे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब जबकि ये जमातों को खुश होने का पूरा हक़ है जी, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर जमात इस्लामी है, फिर पीटीआई है, लेकिन ये जो चाय का कप और जो लिप्स हैं इनके दरमियान कई स्लिप्स हैं। वो ऐसे कि बल्दियाती क़वानीन में किसी भी वक्त
तब्दीली आ सकती है। वो ऐसे कि हमने माजी में भी देखा है कि आज बल्दियाती इंतखाबात में रिजल्ट्स आ गए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर को 1.5 साल लग गया, 2 साल लग गया, 2.5 साल लग गए, 4 साल या 5 साल की जो मुद्दत है आधी वैसे ही गुजर गई। बाकी जो 2-2.5 साल थे उसमें उन्होंने कहा कि जी हम क्या नहाएंगे, क्या निचोड़ेंगे, उस तरह के मामला चल रहे हैं। मतलब मफरूज होने के भी हर तरफ से चांसेस होते हैं। तो अभी तो मेरा ख्याल है ये खुश होने का हर आदमी के लिए पहला मरहला है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्टी शुरू हुई है। टर्नआउट पे पहले मैं एक लाइन कह दूं कि टर्नआउट में मुझे बड़ा अफसोस है और उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा आप इसको उनसर कह सकते हैं कि लोगों को पता ही नहीं। लेकिन सियासी जमातों का भी इसमें बहुत कसूर है उसर कि क्यों नहीं अपने सपोर्ट बेस को वो मोबिलाइज करें, अवाम को मोबिलाइज करें, वो एतमाद करें, वो कनेक्शन रखें अवाम के साथ। बहुत सी पार्टीज हैं जिनका एक अच्छा पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद है, इन प्लेस है। बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जिनका कोई तंजीम साजी नहीं हुई भी, कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से निकालना है। ट्विटर के ऊपर सिर्फ कहकर नहीं निकाला जा सकता। आपने हमारे पाकिस्तान में जो इलेक्शन की सियासत है उसमें डोर टू डोर कैंपेन, उसमें लोगों से मिलना। हाँ, लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन तो चले हो गई ना। अब ये बताइए जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का मरहला है वो ऐसा तो नहीं है कि अगले महीने हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि अगले महीने भी हो सकता है, इसको 2 साल भी लग सकते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है ना, तो मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा। सारे डिपार्टमेंट्स उनके अंडर हैं, ठीक है, सब कुछ उनके अंडर है। वो बड़े मजे से अब परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। और उन्होंने ये कहा भी है उनके वजीर ने कि हम कराची को पैराडाइज बना देंगे। हाँ, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि वो जीत गए हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ जन्नत बन जाए कराची। और आप सही कह रहे हैं, मजाक कर रही है, बहुत संगीन मजाक है। नादिया ज़रार को मौका दे दो, बहुत मचल रहे हैं डिस्टेंस। जी जी। नहीं, मैं जो अभी जो नादिया ने बात की है, मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि यार ये हो कैसे सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस तरह की शोइंग आई है। जरूर कोई धांधली हो गई है, मुझे नहीं पता हुई है नहीं हुई है, लेकिन कुछ बज़ाहिर मैं चीजों को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक तो ये बात जो नादिया ने कही कि अभी जो मौजूदा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें सारे कार्ड्स, मतलब इंतजामी कार्ड्स और पावर के कार्ड्स तो पीपल्स पार्टी के हाथ में है, सूबाई हुकूमत उनकी है। हो सकता है कि क्योंकि हतमी बात की नहीं जा सकती, हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पर यही बात कन्वे की गई हो कि जी देखें, पिछले दौर में एमक्यूएम का मेयर तो था, कोई इख्तियारात नहीं थे, तो पिछले जितने भी साल थे वो रोते ही रहे कि जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आपने अपना काम करवाना है तो बेहतर है कि आप हमारे साथ यानी पीपीपी के साथ आओ। आखिरकार वजीर आला भी हमारा है, सब कुछ हमारा है, इंतजामिया भी हमारा है। एक पॉसिबल फैक्टर ये है, ठीक है। दूसरा है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह हल्का बंदियां की, इसमें अर्बन और सेमी अर्बन को भी जोड़ा गया था, आपने देखा है। तो क्लियरली ये जो डिमार्केशन की गई, और एमक्यूएम इस पे रोती रही टिल द लास्ट मोमेंट, आपको पता है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे भी मेरा ख्याल है कि एक फर्क पड़ा है। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी से आप पूछे तो वो कहेंगे कि जी नहीं, क्योंकि हम खिदमत में सबसे आगे हैं तो लोग हमारी तरफ आए हैं, हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो दो वजूहात मैंने अभी जो नोट किया, इनकी शायद वेटेज ज्यादा है। अच्छा, अब हम आते हैं जमात इस्लामी के जानिब। आप पिछले 3-4 साल निकाल लें, कराची का जो भी सिविक इशू है, मैं सिविक इशू की बात कर रहा हूं, के इलेक्ट्रिक के सामने धरना देना, वाटर बोर्ड के मसले, सफाई के मसले, स्ट्रीट क्राइम का जो भी, चाहे वो 15 बंदों का कॉर्नर मीटिंग हो या 50 लोगों का धरना हो, कौन सी जमात हो इसके पीछे, हमेशा जमात इस्लामी, ठीक है। तो आपने काम किया है यार। दूसरी है कि रीब्रांडिंग भी तो हुई है ना जमात इस्लामी को। आप देखिए हाफिज नईम और रहमान को, तो आपको टिपिकल जमाती नहीं नजर आते। हाँ, एक एक्टिव बंदा है, वो रोड पर भी होता है, वो लोगों के साथ भी होता है, वो गली मोहल्ले का काम भी कर रहा होता है, उसको पता है डायनामिक्स। इस दफा सोशल मीडिया में मार्केटिंग और लेबलिंग भी बहुत ही भरपूर किस्म की देखने में आई। मतलब जमात ने खवातीन को स्पेस दी वो सर, तो और हाफिज नईम और रहमान जीन्स में नजर आए, ये बिल्कुल डिफरेंट है जमात के लिए। हाँ, अच्छा, ये जमात इस्लामी 2.0 आप इसे कह सकते हैं ना यार। अच्छा, तो पॉइंट या जो भी 3 दूसरी चीज यार, तंजीम जमात इस्लामी की तकनीक तंजीम है, वो ग्राउंड लेवल तक उनकी पहुंच है, ठीक है। तो इन चीजों का आखिरकार आपको फल मिलता ही है। अच्छा, अब हम आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, ठीक है। पहली बात यह है कि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान पीटीआई की बहुत सपोर्ट है
इस शहर में, और खान साहब की बहुत सपोर्ट है। लेकिन पीटीआई की जो सपोर्ट है इस शहर में, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कराची क़यादत के बावजूद है। हाँ, ठीक है, उनकी मदद से नहीं है, वेल उनके सेड। बावजूद है। ये जो सब है, आई एम सॉरी टू से, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा शायद, लेकिन इनकी सोच यही होती है कि यार जब खान साहब हैं तो हमें काम करने की जरूरत क्या है। वो इतने पॉपुलर लीडर है यार, ये देख हम एक ट्वीट करते हैं 2,000 लोग रीट्वीट कर लेते हैं, हमारा जलसा होता है लाखों लोग आ जाते हैं, राइट। खान साहब यूट्यूब पर होते हैं तो व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो जब इस तरह का बंदा हमें लीड कर रहा है तो हमें काम करने की जरूरत क्या है। इनके साथ बिल्कुल यही हुआ है। अच्छा, जहां तक ये लहर की बात होती है ना सर, मैं मानता हूं एक लहर है, चलिए कह देते हैं कि लहर है। आप पिछले बाय इलेक्शन देख लें, आप जो भी देख लें, तो बज़ाहिर एक सपोर्ट है, वो आपको आगे ले जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि निचली सतह पे भी वही लहर उस तरह आपको हाँ, जाहिर है कि उसमें तंजीम साजी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नादिया, मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल को आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो नताइज हैं, पीपीपी 93, जमात इस्लामी 86, पीटीआई 40, ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें जो एमक्यूएम ने फैसला किया पतली गली से निकलने का एन वक्त पे, आपके ख्याल में ये बड़ा एक इंटेलिजेंट फैसला था? देखिए, इसलिए इंटेलिजेंट था कि वो कराची को अपने बेस कहते हैं, फेस सेविंग नहीं चाहिए थी क्या, कि अगर सारे लोग मिल भी गए और उसके बाद भी आप स्कोर ना कर सके तो फिर तो ये बिल्कुल आया था सबके लिए कि बगैर लंदन के ये एमक्यूएम भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेरा ख्याल से उन्होंने अपनी बेहतरी इसी में जानी कि निकल लो तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरे ये बताइए मुझे कि अब जो सरकार बनेगी बल्दियाती, उसमें 246 टोटल सीट्स की बुनियाद पे होगा, या कैलकुलेशन 235 जो मौजूदा सीट्स हैं इनकी बुनियाद पे होगा? 119 का जो मैजिक फिगर है, इसका मतलब है कि वो जोड़ तोड़ कोई इतना ख़ास नहीं होगा, कोई भी दो पार्टियां मिलके ये काम दिखा सकती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी ये तो डिसाइड नहीं है वो सच कि वो 11 जो बेचारे चले गए इतनी दफा डिले कर करके हमने इंतखाबात कराए, हो सकता है 235 के ही मैजिक नंबर जो आधा है 119, और वो कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को मना ले, पीटीआई से तो वो बात नहीं करना चाहती, या पीटीआई या जमात फिर इस्लामी हो जाए। एग्जैक्टली या जमात इस्लामी पीटीआई हो जाए, या फिर पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा है कि अगर जमात नहीं समझती कि वो हमारे साथ आना चाहती है तो फिर जो दीगर लोग हैं हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन पीटीआई से बात नहीं कर। ठीक है, देखते हैं सो मच आगे क्या होता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटा सा, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के ख़ानदान ने 6 साल के दौरान मुबैना तौर पर 12 अरब रुपए से ज़्यादा के असासे कैसे बनाए। ये वो सवाल है जो चंद माह पहले फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट ने उठाया। इस सिलसिले में उन्होंने जनरल बाजवा के टैक्स रिकॉर्ड्स दिखाए और पूछा कि भाई इसका भी कोई ज़रा हिसाब किताब होगा या नहीं। ISPR ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया था, लेकिन हुकूमत ने कहा, वज़ीर ख़जाना ने कहा कि FBI से ये रिकॉर्ड कैसे लीक हुआ इसकी भरपूर छानबीन की जाएगी। FBI के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन हमने देखा कि 3 दिन पहले सहाफ़ी शाहिद असलम को उठा लिया गया। FIA की वो तहवील में थे। FIA की कोशिश है कि उनके मोबाइल फ़ोन, उनके लैपटॉप में घुसने की कोशिश की जाए, जिससे उन्होंने इनकार किया है। इस वक्त शाहिद असलम जो हैं वो जुडिशल रिमांड पर हैं। ये मामला क्या है, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर चीमा। वो पैनामा केस के हवाले से भी काफ़ी काम करते रहे हैं, इन सारे मामलात पर बड़ा उबूर रखते हैं। उमर, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ बड़ा सवाल ये उठता रहा कि हम सियासतदानों के जो केसेस हैं, नैब केसेस हैं, उस पे तो हम खुल के बात करते हैं क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, लेकिन जनरल्स और जजेस के हवाले से सवाल करना इस मुल्क में बड़ा गुनाह समझा जाता है। आपने इस पूरे मामले को कैसे देखा कि इसमें शाहिद असलम की इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे म्यार जो हैं वो दोहरे नहीं होने चाहिए। अगर सियासतदानों के बारे में कोई इस तरह की स्टोरी आती है तो कोई जज या किसी जनरल के बारे में आ जाए तो ज़्यादा उस पर इस तरह से जो मैसेंजर है उसको फॉलो जिस तरह अभी किया जा रहा है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। बाकी जो शाहिद पे इल्ज़ाम है, शाहिद पे इल्ज़ाम ये है जी कि जो 3 लोग FBI के गिरफ्तार किए गए उनमें से किसी एक को पूछा गया कि आपका अहमद नूरानी के साथ राब्ता किसने कराया,
तो जवाब आया कि राब्ता शाहिद ने कराया। अब ये है कि इन्होंने आगे से ये फर्ज कर लिया कि अगर राब्ता उसने कराया है तो डॉक्यूमेंट्स भी उसके जरिए गए। इस बात में इस मेरिट पे गए बगैर कि क्या उसने अगर डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वो कोई क्रिमिनल एक्ट है या नहीं, इस बात से हट के इसको हम साइड पे रखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उसने डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं। दूसरा ये है कि अगर मेरा किसी से राब्ता हो जाए, कोई दरमियान में कोई तारफ कराने वाला हो, कोई, उसके बाद उन लोगों का आपस में जो लेन देन है वो सारी जिम्मेदारी मेरे पर तो नहीं आ सकती। अब FBI जो FIA ने किया है वो यही जो एक बड़ी शर्मनाक हरकत है, जिस तरीके से उसको उठाया गया। अगर ये नोटिस भेजते वो वैसे आ जाता। और इत्तेफाक की बात है कि मैं शाहिद को FIA का सबसे अच्छा रिपोर्टर कंसीडर करता हूँ और उसके DG लेवल तक बहुत सारे लोग उसको जाती तौर पे जानते हैं और उनके साथ उसका राब्ता रहा है, उसकी इंटेग्रिटी की वो गवाही देते हैं। तो ये इंतहाई। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ जो जब उनको पेश किया गया तो खुद शाहिद असलम का क्या कहना था। एक ही दफा सारे साफी उसमें धर दिए जाएं ताकि इस मुल्क से क्रिटिसिज्म करना, इस मुल्क पे अदारों के हवाले से स्टोरियां करना वो बंद हो जाए। सारों की सरदर्दी अशराफिया की जो है इस मुल्क की वो खत्म हो जाए, फिर आराम से ये अपना जो है ना वो रहे। इन 2 दिनों में FIA ने आपको किस तरह रखा है? उनका ये कहना था कि लैपटॉप का जो पासवर्ड है वो हमें चाहिए हर सूरत में। नहीं, लैपटॉप का इनको पता है FIA को। मैं FIA मेरा दूसरा घर है, दूसरी तरह से मेरा उतना वक्त जो है वो अपने घर में नहीं गुजरता जितना FIA के ऑफिस में गुजरता। इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने पैसे देके उन लोगों से इंफॉर्मेशन ली है। ये FIA वालों का ये पुराना वतीरा है। ये इस तरह के कारोबार FIA वाले करते हैं, मुखबरों को पैसे देने, सोर्सों को पैसे देने। साफी का ये काम नहीं है। ये तो थे शाहिद असलम। उमर, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। सब इसके पीछे लगे हुए हैं कि ये डेटा लीक कैसे हुआ, किसने किया, किसने किसको पहुँचाया। कोई भी इसहाक डार से लेके FBR से लेके और फौज के महकमा ताल्लुकात आम्मा तक ये नहीं बता रहा कि ये डेटा जेन्युइन है या नहीं है। इस पे तो बात ही नहीं हो रही है। ये क्या चक्कर है? नहीं, वो असल में जो इस चीज की तहकीक है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि डेटा लीक कैसे हुआ, वो इस बात की तस्दीक है कि डेटा जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उस पे उनको उसकी ऑथेंटिसिटी अंडर क्वेश्चन ही नहीं है। उनको इतराज ये है कि ये क्या कैसे बाहर और ये स्टोरी कैसे पब्लिश हुई। उनका मेन इतराज इस पर है। हालांकि आप देखेंगे माजी में हम स्टोरीज करते आए हैं। मैंने 2013 में तमाम पार्लियामेंटेरियन के टैक्स पे स्टोरी की थी। उस टाइम भी इस तरह से, बल्कि इस तरह से क्या कुछ ऐसा रद्दमल हुआ ही नहीं। कोई अगर कोई इंटरनली कोई इन्वेस्टिगेशन हुई भी तो वो कोई इतनी मंजर-ए-आम पर नहीं आई जिस तरह से अभी हुआ है। बिल्कुल, ये ऐसे है ना। देखिए, ये ऐसा ये नहीं है कि क्या कौन सा डेटा लीक हुआ है। मसला सारा ये है कि किसका डेटा लीक हुआ है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। और बिल्कुल जैसे उमर साहब अभी बोल रहे थे कि इस तरह का रिएक्शन का मतलब है कि कोई जेन्युइन चीज ही लीक हुई है, क्योंकि फेक चीजों पर इस तरह का रिएक्शन तो नहीं आता। और मुझे इसी तरह से याद है जब उमर भाई ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस का डेटा अपलोड किया था, उनके सारे जो असासे हैं, टैक्स है वगैरह है, यार हर जगह तालियां बज रही थी। यार खोड़ो साहब, काजी फायज ईसा का सिटिंग जज थे, उनका डेटा लीक हुआ। इस तरह की फुर्तियां किसी महकमे ने नहीं दिखाई, नहीं हुई। अच्छा, अब इससे हम आते हैं टू ए लार्जर इशू। ठीक है यार, सियासतदान बहुत बुरे हैं यार, करप्ट हैं और इंतहाई नीच किस्म के लोग हैं। उनको तो जूतों से मारना चाहिए और हम हमेशा मार रहे हैं। क्यों वो पब्लिक सर्वेंट है। ऑन पेपर दे आर आंसरेबल टू अस। तो यार मुझे बात बताएं, तो जजेस क्या है? बिल्कुल। उमर, आपसे जाते जाते आखिरी एक छोटा सा सवाल, ये जो डेटा लीक हुआ है, आपके ख्याल में ये पब्लिक इंटरेस्ट में था? देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट में तो डेफिनेटली था। और जो तमाम टॉप ऑफिस होल्डर्स हैं और बिलखसूस वो के जो सारे इस अमल में इन्वॉल्व होते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाए तो इसमें मेरे ख्याल को हर्ज वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उमर चीमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल बात है। आप फरीक को चेंज कर दो, ठीक है।
क्या ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई डीसी लगे हैं आप नौशेरो फिरोज के, हाँ। और आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और 2 साल के बाद आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है। बिल्कुल ठीक सेम है। अप्लाइज फॉर जनरल, ठीक सेम है। अप्लाइज फॉर मुझे 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 डीसी का रिकॉर्ड जो है लीक होने में कोई मसला नहीं है। फिलहाल वक्त की कमी के सबब हम इसमें मज़ीद दिलचस्प गुफ्तगू शामिल नहीं कर पा रहे। फिर किसी वक्त उठा रखते हैं, इसलिए कि मसला जाते जाते ही जाएगा, लेकिन हम जा रहे हैं फ़िलहाल। खुदा हाफ़िज़।